चलिए भाई, जो टाइप ऑफ इंश्योरेंस थे हमारे, अब हमारे पास जो प्रिंसिपल हमने पढ़े, उस प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद हमें देखना है कि इंडिया में कितने टाइप के इंश्योरेंस किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो टॉपिक चालू हो रहा है उसका नाम है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। और मेरे बिना पढ़ाए भी आप, मुझे लगता है कि कुछ नाम तो आप बता ही पाएंगे कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं इंडिया में। लाइफ, फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ठीक है, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, बहुत सारे नाम लिए हमने, ठीक है। अब उनमें से हम कुछ मेजर इंश्योरेंस जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा चलते हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम मेरे हिसाब से आपको पता है कौन से इंश्योरेंस का आता है, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिया में कोई इंश्योरेंस चलता है तो वो है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कैसे किया जाता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, वो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा आपका जो थ्योरी है वो बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉजिक लगाएं कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो मैंने आपको बताया कि लाइफ इंश्योरेंस में हमेशा जब आप कराएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। इंश्योरेंस कंपनी आपको दो ऑप्शन देगी कि या तो आपकी डेथ हो जाए तो पूरा पेमेंट यानी कि मनी किसको मिल जाएगी, फैमिली को, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। और अगर डेथ नहीं हुई यानी कि आप अलाइव हैं, आप जिंदा हैं, तो ये सारी मनी आपको मिल जाएगी एज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो और किसी इंश्योरेंस में नहीं है, कि इसमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे लाइफ जाए तो भी, चाहे लाइफ ना जाए तो भी, ठीक है। लाइफ जाएगी तो क्लेम की तरह से मिलेगा, नहीं जाएगी तो इन्वेस्टमेंट की तरह से मिलेगा। बट आपका पैसा आना है तो एक तरीके की सेविंग भी हो गई, और एक तरीके का आपका रिस्क जो था वो भी इंश्योरेंस कंपनी ने ले ली कि आपकी लाइफ को कोई बर्डन आएगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी संभाल लेगी, ठीक है। अब इस इंश्योरेंस को कराने के लिए सबसे पहले ये ए अगर XYZ कंपनी के पास जाता है ये वाला इंश्योरेंस लेने के लिए, तो इस ए को क्या भरना पड़ेगा, सबसे पहले प्रीमियम। यानी कि ये इंश्योरेंस कंपनी आपसे बोल रही है कि आपकी रिस्क हम कवर कर लेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा पैसा होगा प्रीमियम, ठीक है। मान लीजिए कंपनी ने आपसे कहा कि आप हर साल हमें 10,000 रुपीज दे दो बस, और 15 ईयर तक हम आपका इंश्योरेंस कर देंगे, और 15 ईयर आफ्टर हम आपको 5 लाख रुपए वापस देंगे। अगर आप नहीं मरे और मर भी गए तो आपकी फैमिली को 5 लाख दे देंगे। तो ये बंदा कह रहा है यार बड़ा अच्छा काम है यार, 10,000 रुपीज देने हैं मुझे तो, और मेरे घर वालों को या मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये एक तरीके का मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो गया और एक तरीके का मेरा इंश्योरेंस का कवर भी मुझे मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से जब जब आप प्रीमियम देंगे तब इंश्योरेंस कंपनी आपके रिस्क कवर करेगी और आपको दो ऑप्शन दे देगी, डेथ और अलाइव दोनों पर पेमेंट लेने का। ये दिस इज नोन एज लाइफ इंश्योरेंस। फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी थी कि लाइफ इंश्योरेंस पर सारे इंडिया में जितने भी प्रिंसिपल हैं सब अप्लाई होते हैं, एक को छोड़ के, इंडेमनिटी। क्या याद आता है? इंडेमनिटी क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? क्योंकि लॉस कवर नहीं कर सकते हम लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। सही बात है, क्योंकि लाइफ जाती है तो वापस नहीं आती। आप किसी भी और टाइप का इंश्योरेंस करवाओगे तो उसमें तो फिर भी आपको पैसा मिलेगा, तो आप चीजें वापस ले आओगे, कार ठीक करा लोगे, गोडाउन में चीजें वापस डलवा लोगे। लेकिन यहाँ पे आपका लॉस होने के बाद वो वापस से कवर नहीं होगा, इसलिए इंडेमनिटी का प्रिंसिपल इस पे अप्लाई नहीं होगा। बाकी के जितने प्रिंसिपल हमने देखे थे सब इस पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया है लाइफ इंश्योरेंस का कि ये लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, since life it is itself is uncertain, all individuals try to assure themselves for a certain sum of money in the future to take care of unforeseen event। उनकी लाइफ में जो अनफोर्सिन इवेंट आने वाले हैं उनसे वो क्या चाहते हैं, थोड़ा सा फ्री होना चाहते हैं। इंडिविजुअल इन दिस कोर्स ऑफ देयर लाइफ आर ऑलवेज एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ रिस्क। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई रिस्क तो है ही सही, और एक रिस्क तो चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो सबके साथ है, मरने की रिस्क, वो सबके साथ है, ठीक है। तो दिस रिस्क मे बी एन इवेंट विच इज सर्टेन टू द डेथ। और एक बहुत बड़ी रिस्क जो हम लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में वो है कि डेथ तो कभी ना कभी आनी ही है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो उसको टेंशन हो रही है कि क्या होगा टू द फैमिली मेंबर हु आर डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनकम। तो उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कल को मैं चला गया
तो पूरी जो फैमिली मुझ पर डिपेंड कर रही है वो कहां से कमा के खाएंगे, उनकी इनकम कहां से आएगी। तो अदर रिस्क में बी लिविंग टू लॉन्ग इन विच इट विल बिकम टू डिफिकल्ट। अब देखिएगा दोनों तरफ की रिस्क है उसको, चलो जी मेरी डेथ हो गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा, लेकिन उल्टा अगर मेरी डेथ नहीं भी हुई तो मैं हो जाऊंगा 60 का 70 का, और मेरे बच्चों ने मुझे नहीं संभाला तो फिर मेरे पैसे कहाँ से आएंगे, मैं तो काम करने लायक भी नहीं रहूंगा, तो मेरे पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो कह रहा है कि चलो भाई नहीं भी डेथ हुई और मैं 60-70 का हो गया तो यहां से जो पैसा मिलेगा उससे अपना काम चलाऊंगा। तो मतलब नहीं मरा तो भी उसको फायदा है और मर गया तो उसकी फैमिली को भी फायदा है, ठीक है। तो लिविंग टू लॉन्ग इन विच एन इंडिविजुअल मे बिकम टू ओल्ड टू अर्न, अब वो रिटायरमेंट हो चुका है उसका और वो कमा नहीं पाएगा, इसलिए इन दिस केस अर्निंग विल डिक्लाइन, और उसके डिक्लाइन या तो डिक्लाइन कर जाएगी अर्निंग या एंड हो जाएगी। और इस सर्कमस्टांसेस में इंडिविजुअल चाहता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट दीज रिस्क एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर प्रोटेक्टिंग सच रिस्क। तो इस रिस्क से वो फ्री होना चाहता है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस रिस्क से आपको फ्री कर देती है, ठीक है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ प्रोटेक्शन, आपका ये प्रोटेक्शन है टू अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, बट ग्रेजुअली इट्स स्कोप इज वाइडन अप। ये सिर्फ अब लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करती है, बहुत सारे काम करती है, और क्या क्या सारे काम यहाँ पे कर रही है, बट ग्रेजुअली इट्स स्कोप हैज वाइडन and there are various type of insurance policy available to suit the requirement of individual. For example, अब धीरे धीरे लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ नई नई चीजें आने लग गई हैं, जैसे कि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एन्युटी इंश्योरेंस, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर कुछ नाम तो आप जानते ही हैं। डिसेबिलिटी मतलब आप नहीं मरे लेकिन एक्सीडेंट में हैंडीकैप हो गए, हाथ पैर टूट गए, उसे बोलते हैं डिसेबल होना। तो भैया फिर भी तो आप काम नहीं कर पाओगे, तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, तो वहां भी एक हमारा टेंशन फ्री हो गया। दूसरा, हेल्थ खराब हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो वहां भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, तो वहां से भी आपको फायदा मिल रहा है। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस के अलावा और बहुत सारे इंश्योरेंस यहाँ पे आ चुके हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस में हम करते क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अभी वो आगे लेंगे अपन, एन्युटी और लाइफ इंश्योरेंस के प्रॉपर जो सारे पॉइंट है वो आगे टाइप में आएंगे। तो अभी हम डिसेबल वाला मैं सिर्फ बता के आपको निकल रहा हूँ आगे। लाइफ इंश्योरेंस में भी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आके डेफिनेशन आती है हमारी लाइफ इंश्योरेंस की, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट बन रहा है, और वो दो लोग कौन है, एक है इंश्योरर, इंश्योरर जो कंपनी है वो इंश्योरर, और इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस हो रहा है वो क्या देगा इसके बदले में, अभी हम पढ़ के आए प्रीमियम, और इस प्रीमियम को या तो वो एक साथ दे देगा, एक साथ का मतलब लमसम, एक साथ पेमेंट कर दिया उसको हम लमसम कह रहे हैं, ठीक है, और या फिर पीरियोडिकल, पीरियोडिकल मतलब धीरे धीरे, जैसे वो कह सकता है सर मेरे पास तो एक साथ 15 साल का पैसा नहीं है देने के लिए, तो आपसे क्या कह सकती है कंपनी, धीरे धीरे दे दो, एक एक साल में दे दो, तो उसे हम बोलेंगे पीरियोडिकल पेमेंट, और इसको बोलेंगे लमसम। एग्री टू पे द अश्योर्ड और टू द अदर पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द पॉलिसी इज टेकन, इसलिए आप अपने बेनिफिट और दूसरे के बेनिफिट के लिए यहाँ पे पीरियोडिकल और लमसम पेमेंट्स करेंगे। तो इस तरह से आपका एक इंश्योरेंस का एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाएगा। चलिए अब इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे तो ये सब समझ में आ गया हमको, बाकी ये सारी चीजें इसके बेसिक समझाया हुआ है जो मैंने आपको बता दिया है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। लेकिन लास्ट में आकर के हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि हम पढ़ चुके हैं, बस हमको आइडेंटिफाई करनी है लाइफ इंश्योरेंस के मैटर पे। एक बार आपको बस ये इंट्रोडक्शन घर पे पढ़ना है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है, जो हमने पढ़ा है वही इसमें लिखा हुआ है। लेकिन आगे जो वर्ड आ रहे हैं उसको देखेगा, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वाला जो लाइन है, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लाइफ इंश्योरेंस पे कौन कौन से प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला प्रिंसिपल, द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहली चीज, इंडिया में ये कॉन्ट्रैक्ट है भैया, और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से बनते हैं, तो इंडिया में इंश्योरेंस बनाने के लिए आपको सारी चीजें चाहिए जो लॉ ने बताई हैं, तो वो आपको चाहिए, वो हमारा काम नहीं है अभी पढ़ने का, क्योंकि लॉ आएगी तब हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमको पता है कि इंडिया में इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए। उसके बाद दूसरा देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या बात समझ में आती है? क्या लाइफ इंश्योरेंस पर अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल अप्लाई होगा? करके दिखाओ। अरे भाई, इंश्योरर को भी इंश्योर्ड को सब कुछ बता देना चाहिए, और इंश्योर्ड को भी इंश्योरर को सब कुछ बता देना चाहिए। अगर दोनों ने एक दूसरे से कुछ छुपाया तो क्या होगा, इंश्योरेंस कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये तो अप्लाई होगा। तो हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं, तो ये वाला प्रिंसिपल तो हमारा अप्लाई होना ही होना है।
थर्ड पॉइंट में देखिए, थर्ड में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है, वो द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ अश्योर्ड। आप जिसका जो आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हो उसमें आपका क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी करा पाओगे। तो बताइए, हमारे अपनी लाइफ में तो इंटरेस्ट होता ही है, तो अपना करा सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स, अपने चिल्ड्रंस का करा सकते नहीं करा सकते? पढ़ के आए अपन, पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस का लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स की का चिल्ड्रन की लाइफ में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो वो बात हमने पढ़ी थी, तो वो भी यहाँ पे हमारे कंप्लीट होती है कि यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी इंडेम्निटी, और इंडेम्निटी का तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेम्निटी। द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय सम ऑफ मनी। ये बात हम भी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास फिर से एक बस ये वाले पॉइंट है। अब इसके अलावा देखो, इसने तो क्या किया, अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल बताया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का बताया और इंडेम्निटी का नहीं बताया। लेकिन मैं आगे पूछता हूं, क्या इसके ऊपर मिटिगेशन का प्रिंसिपल अप्लाई होगा? नहीं, क्योंकि यहां पे आपको कोई आग बुझाने के एफर्ट नहीं करने। भाई लाइफ है, लाइफ बस नेचुरल कॉज से जानी चाहिए। नेचुरल, अगर आपने खुद ही मतलब सुसाइड कर लिया, वो बात गलत, उसका पैसा नहीं देंगे हम, क्योंकि वो आपने गलत किया। लेकिन आपने अपनी लाइफ को बचाने के लिए, हर कोई बंदा ट्राई करता है, और इस पॉसिबल अगर आपने किया ट्राई फिर भी नई लाइफ बची, तो मिटिगेशन का प्रिंसिपल अप्लाई या नहीं हो रहा। सबरोगेशन में या कोई लेना देना नहीं है कि मैं इसकी जगह पे आ जाऊंगा या इसकी जगह पे आ जाऊंगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का भी कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए आपके ये प्रिंसिपल जो अभी हमने पढ़े हैं वो इस पे अप्लाई होंगे। दो प्रिंसिपल, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का और अटमोस्ट गुड फेथ का। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिया में होती है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इंडिया, मतलब कितने टाइप से हम ये इंश्योरेंस करवा सकते हैं इंडिया में। तो चलिए मैं सीधा वहीं ले चलता हूं जहां पे हमारा स्टार्टिंग हो रहा है। तो सबसे पहला इंश्योरेंस जो हम इंडिया में करवा सकते हैं उसका नाम है होल लाइफ पॉलिसी। तो पहला इंश्योरेंस आता है हमारे पास होल लाइफ पॉलिसी। अब होल लाइफ पॉलिसी किस टाइप का इंश्योरेंस है वो देखिए, मैं इसको पहले समझा रहा हूं। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने इंश्योरेंस कंपनी से कहा जी आप तो 10 साल 15 साल का इंश्योरेंस मत करो, आप तो एक काम करो मेरे तो पूरी जिंदगी का इंश्योरेंस कर दो, यानी कि मैं जब तक ना मरूं तब तक मैं पैसे जमा कराता रहूंगा। तो एक बात समझना, इसमें उसने क्या किया होल लाइफ पॉलिसी में। अभी हमने पढ़ा कि इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस में आपको क्या दे रही है, दो ऑप्शन दे रही है। लेकिन मैं उनसे कहूं जी आप तो एक ही ऑप्शन दो मुझे, डेथ, बस मुझे ये इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। आप तो एक काम करो, 15 साल तक जिंदा रहना तो उसके आगे भी पैसे लेते रहना। अरे भाई कभी तो मरूंगा। ठीक है, यानी कि मैंने 50 की एज में इंश्योरेंस कराया, तो एक इंश्योरेंस तो मैं कह सकता था जी कि 65 तक कर दो, 15 साल का, तो 65 के बाद नहीं मरा तो पैसे वापस दे देना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, नहीं जी आप तो 65 नहीं, आप तो मैं 70 का हो जाऊं, 80 का हो जाऊं, 90 का हो जाऊं, आप तो एक काम करो हर साल पैसे लेते रहना और मेरा इंश्योरेंस चालू रखो। लेकिन जिस साल मेरी डेथ हो गई उस साल मेरी फैमिली को पैसा दे दे। यानी कि होल लाइफ पॉलिसी में मैं अपनी पूरी लाइफ को कवर कर रहा हूं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं जी मुझे पैसा तभी चाहिए जब मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के बाद उसका पैसा मेरी फैमिली को मिल जाए ताकि उनको सपोर्ट मिल जाए, इसलिए मैं पूरी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे इंश्योरेंस को क्या बोला हमने, होल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए चेक करते हैं एक बार। In this kind of policy, the amount payable to the insured will not be paid before the death of the assured. इसका पैसा नहीं मिलेगा डेथ से पहले। The sum that become payable only to the beneficiaries or the hirers, यानी कि जो उसके बाद बचे हुए उसके सक्सेसर्स है ना, जो हायर को मिलते हैं उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उसके फैमिली मेंबर, सन, डॉटर, वाइफ जो बचे हैं ऐसे उन्हीं को पैसा मिलेगा। अब आप चाहो तो इसको दो तरीके से करवा सकते हो इस पॉलिसी को। दो तरीके से कैसे, या तो 20 to 30 ईयर की करवा लो पहली बार। ठीक है, और आपको ये भी लगता है कि यार ये भी कम है तो फिर तो पूरी लाइफ की करवा लो। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है इंश्योरेंस कंपनी कि यार 20 ईयर भी काफी होते हैं, इसमें डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, 20 ईयर बहुत बड़ी बात है, तो आप 20 का करवा लो। चलो आपको लगता है मैं 20 में नहीं मरूंगा तो 30 का करवा लो, फिर भी नहीं मानोगे तो होल लाइफ का पूरा करवा सकते हो।
ठीक है, तो ये वो तरीका दे रहे हैं। इन दिस प्रीमियम, अब जो इसका प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, इज पेबल फॉर फिक्स पीरियड, द पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल द डेथ, ये पॉलिसी चलती ही रहेगी जब तक उस अश्योर्ड की डेथ ना हो जाए, और आप एक फिक्स टाइम तक इसका इंश्योरेंस भरते रहोगे और उसके बाद ये पॉलिसी चलती रहेगी। ठीक है, चलिए जी, तो ये था पहला लाइफ इंश्योरेंस हमारा, होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ के बाद हमारे पास दूसरी पॉलिसी आती है जी। दूसरी पॉलिसी का नाम है एंडाउमेंट लाइफ पॉलिसी, और ये वो पॉलिसी है जो अब तक हम पढ़ रहे थे, उसी का नाम एंडाउमेंट लाइफ पॉलिसी, जिसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, डेथ और पैसा आप अलाइव हैं तो इन्वेस्टमेंट की तरफ वापस। ठीक है, तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे एक सर्टेन टाइम होगा, उस सर्टेन टाइम के बाद आपको पैसा निकालना है, या तो डेथ पहले हो जाए और सर्टेन टाइम पूरा हो जाए आपको पैसा मिलेगा, और इसको करने के लिए भी आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, और डेथ पे ये पैसा भी किसको मिलेगा, आपके लीगल हायर्स, आपके नॉमिनीज, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को। पढ़िए इसको एक बार, आपको पढ़ा हुआ लगेगा ये। देखो यहाँ मेन लाइन आ गई, या तो पर्टिकुलर एज कंप्लीट हो जाए या फिर डेथ कंप्लीट हो जाए। और लास्ट लाइन, एंडोमेंट पॉलिसी मैच्योर आफ्टर लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर, कुछ ईयर के बाद वो पॉलिसी मैच्योर हो ही जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो बेसिक जो जिसको हम बार बार पढ़ रहे थे उसका नाम है एंडाउमेंट लाइफ पॉलिसी, और एक होल लाइफ पॉलिसी पढ़ी हमने। इसके बाद आती है जी हमारे पास दूसरी नई पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेरे हिसाब से आपको नाम से पता पड़ रहा होगा कि ये पॉलिसी दो लोग जॉइंट में करवाते हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग, 2 और मोर पर्सन। जैसे मान लीजिए ए और बी ने मिलकर इंश्योरेंस कंपनी से कहा कि जी हम दोनों की एक साथ कर दो पॉलिसी, एक साथ। अब इस एक साथ करवाने का फायदा क्या, इसमें फायदा ये होता है कि अगर ए की डेथ हो गई तो इसका पैसा फैमिली को नहीं, इसको मिलेगा, दूसरे को जिसके साथ उसका इंश्योरेंस हुआ है। ठीक है, और अगर बी की डेथ हो जाती है तो उसका पैसा ए को मिलेगा, यानी कि जिसकी भी डेथ हो गई उसका जो नेक्स्ट पर्सन बचा उसको पैसा मिल जाएगा। इसलिए जॉइंट लाइफ पॉलिसीज करवाई जाती है। बेस्ट एग्जांपल कौन कराता है, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ अगर चाहें तो साथ में ऐसी पॉलिसी करवा सकते हैं, ताकि हस्बैंड का पैसा वाइफ को, वाइफ का पैसा हस्बैंड को मिल जाए। ठीक है, और इसका दूसरा बेस्ट एग्जांपल ये कौन कराते हैं, पार्टनर्स। क्योंकि पार्टनरशिप में मान लीजिए एक पार्टनर मर गया तो काफी सारा लॉस होगा दूसरे पार्टनर्स को, तो उनको ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2, 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर से वो करवा सकते हैं, बाकी बचे पार्टनर को एक पार्टनर की डेथ पे पेमेंट मिल जाएगा। हाँ, और इसमें एक और बड़ा फायदा हो रहा है, प्रीमियम तो दोनों मिला के देंगे, लेकिन क्योंकि दो लोगों की एक साथ हो रही है इसलिए प्रीमियम कम होगा। मान लो मैं अलग अलग पॉलिसी कराता तो थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लगता, तो यहाँ प्रीमियम भी कम लग रहा है और दोनों का एक दूसरे पे क्या आ रहा है, भरोसा आ रहा है कि भाई हाँ भाई ए को ये फीलिंग आ रही है कि मेरे जाने के बाद बी को पैसा मिलेगा, बी को फीलिंग आ रही है कि मेरे जाने के बाद ए को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक और जो चीज है वो समझ लेते हैं। दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय 2 और मोर पर्सन, ये आ गया हमारा वर्ड 2 और मोर पर्सन। द प्रीमियम इज पेड जॉइंटली, ये सब जॉइंटली पे करेंगे, और कैसे पे करेंगे, आइदर बाय इंस्टॉलमेंट, आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक भी पे कर सकता है और दोनों भी पे कर सकते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ के केस में ज्यादातर हस्बैंड कर देता है, उन्होंने कहा ठीक है दोनों का मिला के कर देते हैं। और इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो, लमसम में भी पेमेंट कर सकते हो, यानी कि एक साथ भी दे सकते हो इंश्योरेंस प्रीमियम और अलग अलग भी दे सकते हो। इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ द पर्सन टू द अदर सर्वाइवर, यहाँ पे मेन वर्ड आ गया आपका अदर सर्वाइवर और सर्वाइवर्स, आपके जो बचे हुए सर्वाइवर हैं उनको ये पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, यूजुअली दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय हस्बैंड वाइफ, ये आ गया हमारा एग्जांपल, हस्बैंड वाइफ ले लेंगे या फिर कौन ले लेंगे, पार्टनर्स। ठीक है, इन पार्टनरशिप वेयर द अमाउंट इज पेबल टू द सर्वाइवर ऑन द डेथ ऑफ आइदर ऑफ टू, दोनों में से किसी की भी डेथ पे पैसा मिल जाएगा। तो फाइनल इसके अंदर क्या निकल के आया कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग आ जाएंगे, और आने के बाद जो डेथ होगी उसके बाद में जो बचे सर्वाइवर्स हैं उनको वो पेमेंट मिल जाएगा, और चाहे तो दोनों मिलके इसका प्रीमियम दें, चाहे तो कोई अकेला दे दे, और चाहे तो इंस्टॉलमेंट में दे दें, चाहे तो लमसम दे दे। ठीक है, हाँ बताइए क्या चीज, ये पॉलिसी भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, वो जो आपका पैसा था वो लैप्स हो गया क्योंकि आपने
जिस जो रीजन था हमारा साथ रहने का वही खत्म हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एन्यूटी। एन्यूटी पॉलिसी कैसे काम करती है वो देखिए, मैं लाइन पढ़ देता हूं। अंडर दिस पॉलिसी द अश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल आफ्टर द अश्योर्ड अटेन अ सर्टेन एज। लेकिन पैसा तो आपको सर्टेन एज के बाद ही मिलेगा यहां भी, लेकिन यहां पे पैसा मिलने का तरीका थोड़ा अलग है एन्युटी पॉलिसी में। देखिए कैसे होगा। ए ने पॉलिसी कराई 50 ईयर की एज में कि जब मैं 65 का हो जाऊं तो ये मैच्योर हो जाए 15 साल बाद। ठीक है, तो 15 साल बाद वो मैच्योर तो हो गई, XYZ कंपनी ने उसका पैसा तो दे दिया, लेकिन ये नॉर्मल पॉलिसी होती तो क्या होता, 5 लाख रुपए इस भाई साहब को एक साथ मिल जाते। लेकिन अगर इन्होंने कराई है कौन सी, एन्यूटी, तो 5 लाख एक साथ नहीं मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे धीरे धीरे, मंथली, जस्ट लाइक अ पेंशन। आपको वो 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो आपका सम बना है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी एक साथ नहीं देगी, वो धीरे धीरे देगी। और धीरे धीरे क्यों देगी, क्योंकि आपने ऐसा एन्युटी पॉलिसी करवाई कि देखो जी क्या होता है, दो रीजन समझना। मान लीजिए कोई रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद अगर मान लो उसके साथ 5-10 लाख रुपए एक साथ दे दोगे तो उसके साथ एक बड़ी टेंशन भी है, इसको रखूंगा कहाँ, रखूंगा इधर उधर हो जाए, कहीं इन्वेस्ट हो गए, कोई चुरा के ले गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे तो महीने का खर्चा चाहिए। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कह दिया आप तो एक काम करो 10,000 रुपए महीना देते रहना मेरे को, ताकि मेरा भी काम चलता रहेगा और मुझे भी पता है कि मेरा पैसा रखा हुआ है। तो उसने क्या करा, वो चाहे तो यहाँ पे देखो, चाहे तो कैसे ले सकता है, मंथली, चाहे तो क्वार्टरली 3 महीने में, चाहे तो हाफ ईयर में एक बार ले ले, चाहे एनुअली एक बार ले ले। यानी कि मिलेगा लेकिन धीरे धीरे, एक साथ नहीं मिलेगा। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि जो पैसा उनके पास रखा रहता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, उस पर आपका इंटरेस्ट भी जुड़ता रहता है, इस 5 लाख पे इंटरेस्ट भी बनता रहेगा, तो आपका पैसा और बढ़ता रहेगा जब तक ये पूरा पैसा आपको ना मिल जाए। ठीक है, तो लाइन देखिए, द प्रीमियम इज पेड ऑन इंस्टॉलमेंट एंड सर्टेन है, सिंगल प्रीमियम भी दे सकते हो और एक साथ पेड जो प्रीमियम है वो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। दिस इज यूजफुल, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो क्या प्रेफर करते हैं, रेगुलर इनकम एट अ सर्टेन एज। यानी कि जब वो बूढ़े हो जाएं, जब वो ओल्ड एज में आएंगे तो उनके सर्टेन एज के बाद उनको पैसा चाहिए होगा, तो वो रेगुलर इनकम लेने वाले लोग इस टाइप की पॉलिसी करवा लें। ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी एन्युटी पॉलिसी। चलिए जी, एन्युटी पॉलिसी का मेन पॉइंट था रेगुलर इनकम आना। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, नाम से क्लियर हो रहा है, ये वाली पॉलिसी किसके लिए कराई जाएगी, बच्चों के लिए। ठीक है, तो बच्चों की जो ये पॉलिसी होगी वो होती क्यों है, तो ये पॉलिसी कराने का एक रीजन, मान लीजिए ए फादर हैं, उनके 2 बच्चे हैं एक्स और वाई, इन दोनों की उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, कौन सा वाला, चिल्ड्रन एंडोमेंट। अब आप एक कहेंगे कि सर अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4-5 साल के बच्चे हैं, इनकी डेथ की तो उनको कोई ऐसे रिस्क होगी नहीं, क्योंकि डेथ का भी चांस है भी नहीं। रीजन, कोई बीमारी होने का भी चांस नहीं है, कोई नेचुरल डेथ होने का, जहां कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए वो बात अलग है, लेकिन एज के साथ जो मरने की रिस्क है वो किसकी ज्यादा है, जो ओल्ड एज है उसकी ज्यादा है, जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है उसके मरने के चांसेस तो कम है। तो फिर क्यों करवा रहे हो लाइफ इंश्योरेंस का, जब ये मरने के चांसेस कम है, 4-5 साल के हैं, मान लीजिए अभी 3 साल के, तो 3 साल के आपने 15 साल के करा दी, तो ये तो 18 साल के हो जाएंगे, तो 18 साल तक कौन सा मरने का चांस होगा, तो 0.001 का चांस मान लो। तो फिर क्यों करवा रहे हो, ये इसलिए नहीं करवाई जाती कि आप डेथ पे पैसा मिले, ये इसलिए करवाई जाती है क्योंकि एक्स और वाई जब बड़े होंगे तो 2 रीजन के लिए बहुत बड़ा खर्चा चाहिए होगा, एक एजुकेशन के लिए और दूसरा इंडिया में जो भर भर के होता है यानी कि मैरिज। लड़की के पिताजी तो इसलिए कराएंगे, बोलेगा मेरी बेटी को सोना देना है, ठीक है, तो मैरिज के टाइम पे पैसा कहाँ से लाऊंगा, और ज्यादातर लड़कों के पिताजी होने का मेरे बच्चे को तो मैं फॉरेन भेजूंगा जी पढ़ने, ठीक है, तो उसके खर्चे के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो एजुकेशन के लिए टाइम पे पैसे कहाँ से होंगे। तो अब क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा, जब ये 18 साल के होंगे तो एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट हमको मिल जाएगा, तो जितना बड़ा अमाउंट हमको मिलेगा हम उतना ही बड़ा काम कर पाएंगे। तो उस टाइम पे इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना दिक्कत में होता है, लेकिन 15 साल में इकट्ठा हो गया, तो मान लीजिए मैरिज के टाइम पे आराम से आपको 20 लाख रुपए, 15 लाख, 10 लाख रुपए मिल गए, तो मैरिज करना आसान हो गया। और एजुकेशन के टाइम पे मिल गए तो लोन नहीं लेना पड़ा, एजुकेशन की फीस आपकी कंप्लीट हो गई और आराम से आपके बच्चों ने एजुकेशन और मैरिज का खर्चा झेल लिया। ठीक है, इसलिए इसको कराया जाता है। तो यहाँ पे भी 2 ही रीजन आए हुए हैं, देखिए, चिल्ड्रन टू मीट द एक्सपेंस ऑफ एजुकेशन और मैरिज, मैरिज और एजुकेशन के खर्चे के लिए जो किया जाता है उसे चिल्ड्रन एंडोमेंट कहते हैं। ये जितने ईयर का आप करवाओगे,
इसमें मिलेगा वो आपके हिसाब से, ठीक है। द सम स्टेटेड आर दैट द सर्टेन सम, आपको मिलेगा सर्टेन सम विल बी पेड, ये कह रहा है लास्ट लाइन आ रही है, सर्टेन सम विल बी पेड बाय द इंश्योरर व्हेन द चिल्ड्रन अटेन अ पर्टिकुलर एज, जब बच्चों की एक पर्टिकुलर एज हो जाएगी तब ये पैसा आपको मिल जाएगा। एंड द प्रीमियम इज पेड बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर नो प्रीमियम विल बी पेड इफ डाइज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। लेकिन कोई बच्चे की अगर डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद उसका प्रीमियम देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डेथ ही हो गई, तो फिर जो इतना पैसा उस टाइम तक बनता है वो आपको दे देते हैं वो। लेकिन इसका प्रीमियम कौन देगा, ये बच्चे तो देंगे नहीं, 3 साल के कौन देगा, फादर या पेरेंट्स जो देंगे वो इसका प्रीमियम भरेंगे। और यही रीजन है जो हमने पढ़ा था, क्या फादर और मदर अपने बच्चों का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, हाँ, कौन सा वाला, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो फाइनली देखो हमारे पास कितनी चीजें आ गई हैं, दोबारा ले लेता हूं एक बार। सबसे पहले हमने कहा कि जी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो क्या है, एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसके अंदर आपकी लाइफ के रिस्क इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी और आपको 2 ऑप्शन देगी, या तो डेथ पे पैसा या आप अलाइव रहे तो, ठीक है। इसके बदले में कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा, आपकी रिस्क कवर हो जाएगी और आपके इसके ऊपर इंश्योरेंस के प्रिंसिपल अप्लाई होंगे, लेकिन इंडेमनिटी के प्रिंसिपल को छोड़ के, ठीक है। फिर हमने आगे बढ़े और हमने कहा कि जी इसके ऊपर ये प्रिंसिपल हमने अप्लाई कर ही दिए। फिर हमने कहा कि बहुत सारे टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और उसमें सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास आई, ये भी हो गया हमारा, तो सबसे पहले होल लाइफ पॉलिसी आई। होल लाइफ पॉलिसी किस तरह से कराई जाएगी, किसका पैसा सिर्फ डेथ पे मिले, हमारे को जिंदा रहते टाइम ये पेमेंट ना मिले, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि क्या करवा लो, एंडोमेंट लाइफ, जिसमें आपका सर्टेन एज के बाद भी पैसा मिल सकता है और डेथ पे भी पैसा मिल सकता है, दोनों काम होंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 2 लोग मिलकर करा लेंगे, जिसमें एक के डेथ के बाद बाकी बचे सर्वाइवर को पैसा मिल जाएगा, जैसे कि हस्बैंड वाइफ और पार्टनर्स, ठीक है। और एन्युटी पॉलिसी के अंदर आपके जो सम अश्योर्ड है, यानी कि आपके एक एज अटेंड करने के बाद वो पैसा एक साथ ना मिलके धीरे धीरे मिलेगा, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, ठीक है। और इसके ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है जो रेगुलर इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि धीरे धीरे उनका पैसा आता रहे। और अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन और मैरिज को लेकर परेशान हैं तो आपको उनका करा लेना चाहिए जनरल एंडोमेंट पॉलिसी, ताकि आपको जब उनकी एज आएगी तब तक आपको काफी अच्छा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, वो देख लीजिए, कुछ उसमें पूछने लायक पॉइंट है तो बताइए, डाउट्स लीजिए।